ठीक है, थैंक यू राधिका। अब बस शांति रखना, एक बार जल्दी से क्या करते हैं हम लोग, रिवाइज करते हैं। तो बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा, इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो कहाँ जाता होगा, डी सबशेल में जाता होगा। जाता होगा कि नहीं जाता होगा बताओ? ठीक है, इसीलिए हम लोग इन्हें क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। जैसे कि एस ब्लॉक एलिमेंट को एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि एस ब्लॉक जितने भी एलिमेंट है उनका आउटर मोस्ट शेल एस में जाता है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम उठा लो फॉर एग्जांपल, 11 है तो हम इसे क्या लिखेंगे, 1s 2s 2p एंड 3s। तो बेटा 2 2 4 6 4 10 और 1 11। तो सोडियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन क्योंकि एस ऑर्बिटल में जाता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि सोडियम जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट होगा। ऐसे ही डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होंगे, जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, डी सबशेल में जाएगा। तो हमने भैया इतना तो समझ लिया कि डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। अच्छा दूसरी बात, डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, क्योंकि यार बात यह है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में क्या रखा हुआ है, एस ब्लॉक एलिमेंट, राइट साइड में क्या रखा हुआ है, पी ब्लॉक एलिमेंट, और लेफ्ट में और राइट के बीच में क्या रखा हुआ है, डी ब्लॉक एलिमेंट रखे हैं। तो जब भी आप लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाते हो तो प्रॉपर्टीज में, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। बट द पॉइंट इज, अच्छा आकाश, तो ये चैप्टर तो आपका वैसे हो ही गया, तो आप चाहो तो इसे बाद में चाहो तो एक बार देख लेना, नहीं तो आपका अगर अगर आ गया समझ में तो कोई बात नहीं, अगर कोई मजबूरी है तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, चलो देखो, अब बात मेरी सुनो बहुत ध्यान से। तो हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि लेफ्ट टू राइट जाने पे एस ब्लॉक से आप जब पी ब्लॉक की तरफ जाते हो तो बीच में कुछ एलिमेंट पड़ते हैं जिन्हें हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। बट द पॉइंट इज कि ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए आपके पास डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का। अनपेयर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। पेयर तो जानती हो, कपल, कपल तो सबको पता ही होगा है ना। तो जैसे एक दो और एक तीन, और यहाँ पे 4 5 6, तो ये सब कपल्ड है। ठीक है, ये दो दो के जोड़े में है ना, तो ये कपल है। अगर हम यहाँ से एक हटा दें तो क्या हो गया, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ से इसे हटा दें, ये भी अनपेयर्ड हो गया। इसे हटा दें तो ये भी अनपेयर्ड हो गया। अनपेयर्ड का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन इन सिंगल ऑर्बिटल। अगर एक ऑर्बिटल के अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो ट्रांजिशन एलिमेंट सिर्फ उन्हीं एलिमेंट को आप बोलोगे जो क्या है, जिनके पास एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो जितने भी बेटा डी जीरो वाले होंगे, डी जीरो वाले तो होंगे ही नहीं, क्योंकि तुम डी ब्लॉक पढ़ रहे हो, तो डी ब्लॉक में भैया डी जीरो कैसे हो सकता है ना। चलो, तो बात ये है कि हमने जब 3D सीरीज 4D सीरीज और 5D सीरीज को लिखा तो इन्हें याद करने का हमने आपको एक मेथड बताया था कि याद करने की भैया ट्रिक है। क्या ट्रिक है, देखो 3D सीरीज को तो ऐसे याद कर लो, सक टी वी कर मन पे को नी क्यू जिंग। जैसे व्हाट्सएप की हम लोग व्हाट्सएप पे जैसे लिखते हैं वैसे ही आप इसे क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। कैसे, सक टीवी कर मन पे को नी जिंग। और बेटा स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21 होता है। तो 21 से स्टार्ट कर लो, 21 से लेके 22 23 24 से लेके 30 तक। यानी कि 3D सीरीज में कहां से लेके कहां तक के एलिमेंट रखे, 21 एटॉमिक नंबर से लेके 30 तक के एलिमेंट जो है किसमें, 3D सीरीज में। बोलो बात समझ में आ गई? यस सर। अब जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा होता है बेटा, देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है n-1d ns2, n-1d ns2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि n की जितनी भी वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल अगर n की वैल्यू 5 है तो d ऑर्बिटल कौन सा यूज करोगे, 5 - 1 वाला, 4d वाला यूज करेंगे। समझे, अगर n की वैल्यू फॉर एग्जांपल 6 होती तो हम d ऑर्बिटल कौन सा यूज करते हैं, 5d यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये चीज तुम लोगों को बेटा ध्यान रखनी पड़ेगी कि फॉर्मूला जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का n-1d, मतलब जितना भी n होगा उसका आप क्या करो, एक कम कर दो। तो 3D सीरीज में बेटा n की वैल्यू कितनी होती है, 3D सीरीज में n की वैल्यू होती है 4th। ध्यान रखना है, चौथा पीरियड है। 3D सीरीज बोल जरूर रहे हैं, पीरियड ये कौन सा है, ये तुम्हारा चौथा है। कोई बात नहीं सिमरन, इट्स ओके बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो सीधी सी बात है कि अपने पास जो 3D सीरीज है वो कौन सा पीरियड है, 4th पीरियड है। ठीक है, तो 4th पीरियड की अगर हम बात करें तो 21 से लेके 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा लिखोगे, सिर्फ आउटर मोस्ट शेल का, मतलब डी और एस दिखा दो। तो कहां से क्या लिखेंगे बेटा, देखो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे n की वैल्यू होती है 4, यहाँ पे n की वैल्यू 5, और इसमें n की वैल्यू होती है 6। मतलब n मतलब नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल को पीरियड बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू पुट करो तो n की वैल्यू कितनी रहेगी, 4, यहाँ भी n की 4, यहाँ भी n 4, यहाँ भी 4 4 4 4, हर जगह n की वैल्यू 4। और n में से एक कम कर दो, वो वाला d ऑर्बिटल यूज करना है, यानी कि 3D कौन सा ऑर्बिटल कौन सा यूज करना है, d वाला 3D। समझ गए?
यस सर। अब क्या करना है बस देखो, एस में तो बेटा सब में दो दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एस में तो सब में दो दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, डी में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहो, तो 3d1 4s2 3d2 4s2 3d3 4s2। लेकिन जैसे ही तुम इस पे आओगे तुम देखोगे अरे यहाँ पे 3d5 कैसे आ गया, 3d3 के बाद तो 3d4 आना चाहिए था। तो इसके लिए हम बता देता हूँ बहुत आसानी से बेटा, देखो ऐसा हुआ कि क्रोमियम के पास डी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन थे और इसके पास कितने थे, इसके पास थे, इसका होना क्या चाहिए था, इसका होना चाहिए था तुम्हारे अकॉर्डिंग 3d4 4s2 होना चाहिए था कि नहीं बताओ। तो यस इसका मतलब सर। यहाँ पे 1 2 3 4 अनपेयर्ड होने चाहिए थे और इसमें 2 पेयर्ड होने चाहिए थे, ये होना चाहिए था। लेकिन हम तुम्हें बताते हैं कि बेटा हमें पता है कि अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कराया तो ये कैसा हो जाएगा, ये हाफ फील्ड हो जाएगा। हाफ फील्ड का मतलब एक ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ सकते हैं 10 डी में। तो अगर 10 के आधे भरे हैं तो उन्हें क्या बोले, लेकिन आधे कैसे भरे होने चाहिए, हुंड रूल के अकॉर्डिंग, ऐसे नहीं एक ही में सारे भर दो, ऐसा नहीं होगा, एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरो। तो अगर तुम इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जंप कराओगे तो इसमें बेटा कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 5 5 का मतलब कैसा हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास बेटा हाफ फील्ड। और जब ये मॉलिक्यूल आपका हाफ फील्ड या फिर फुल फील्ड हो जाएगा तो वो मोस्ट स्टेबल माना जाता है। बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, तो ये मोस्ट स्टेबल होता है। तो क्रोमियम क्या करता है, क्रोमियम अपने आप को स्टेबल करने के लिए एस का एक इलेक्ट्रॉन उठा के किसमें भेज देता है, डी में, इसीलिए डी में हो जाता है 5, एस में हो जाता है 1। तो 3d5 और 4s1 किसका हो जाता है, क्रोमियम का हो जाता है। बात समझ आ गई? ऐसे आगे आ जाओ, फिर क्या आ जाएगा, एमएन का क्या आ जाएगा, 3d5 4s2 फिर 3d6 4s2 3d7, एक एक डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हो। और जो काम क्रोमियम के साथ हुआ है सेम वही काम कहां पे हो जाता है बेटा, कॉपर के साथ हो जाता है। मतलब यहाँ पे डी में कितने आते हैं, डी में होते हैं 9 और एस में कितने होते हैं 2। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसे भेज के डी को क्या कर लेता है, फुल्ली फिल्ड। और डी जैसे फुल्ली फिल्ड होता है, डी आपका जैसे ही फुल्ली फिल्ड करोगे डी कैसा हो जाएगा आपका, स्टेबल हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। यस सर। तो ये चीज है, ठीक है। फिर ऐसे 3D सीरीज के बाद बेटा आता है 4D सीरीज, 4D सीरीज के बाद आता है 5D सीरीज। तो हम क्या करेंगे, 4D सीरीज को याद करने का हमने तरीका क्या बताया था, हमने तुम्हें एक शायरी सुनाई थी, तुम लोग शायरी सुनो, शायरी तुमने शायरी सुनाई, जरा ना मौत तक रुकावटें राह में पड़े अगर, ठीक है। तो हमने तुम्हें बताया था कि भैया इट्रियम से लेके कैडमियम तक के एलिमेंट को याद करने का तरीका क्या है कि यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटें राह में पड़े अगर कोई। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, 4D सीरीज को बेटा याद कर सकते हो। फिर बात आती है 5D सीरीज की। अब देखो 4D सीरीज के लिए क्या करेंगे, n की वैल्यू 5 है तो s तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे, 5 वाला, समझ गए। और d कौन सा लेंगे, 5 - 1, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं n-1, तो 5 - 1 मतलब 4D यूज करेंगे। फिर वही जैसे ऊपर करा वैसे इसमें करो, डी में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करो, डालते जाओ, ठीक है। बट ध्यान रखना एट्रियम कहां से स्टार्ट होता है, 39 से कहां तक जाता है, 48 तक, ठीक है। फिर लास्ट आता है अपने पास 5D सीरीज। और 5D सीरीज की अगर हम बात करें तो 5D सीरीज को हम कैसे याद करते हैं, हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, हमने कहा था एक कर लो, मान लो और होगी, बिल्कुल सही, ठीक है। कैसे बताया था, ला हफ्ता बढ़ना रियोज, हमने कहा था मान लो आप पढ़ लिख के गुंडे बन गए और रियोज नाम के नाम लड़के से जाके आप क्या कर रहे हो, हफ्ता मांग रहे हो। कैसे याद करेंगे, ला हफ्ता बढ़ना रियोज इधर पिटाई और होगी। ये हमने आपको ट्रिक्स बता रखी थी किस तरीके से आप डी ब्लॉक के एलिमेंट को याद कर सकते हो। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, हमने यहाँ पे ऐसे करके इसे पूरे को हाईलाइट करके लिख रखा है कि ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए तुम लोग के माइक बंद कर देते हैं, ठीक है। अब देखो तो ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पे डी क्या है, फुल्ली फिल्ड। यहाँ पे भी डी कैसा होगा, फुल्ली फिल्ड होगा। यहाँ पे भी डी कैसा होगा, फुल्ली फिल्ड होगा। तो अगर आपके डी बेटा फुल्ली फिल्ड है, इसका मतलब डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं अनपेयर्ड। तो इसका मतलब तुम्हारे जो Zn, कैडमियम और मरकरी है वो ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं आते। क्या इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। ये हम लोगों ने याद कर रखे थे और इन्हें हमने तुम्हें बता दिया किस तरीके से याद करेंगे, ठीक है। चलो अब आगे देखो। फिर अगर हम बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है, कि फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी क्या है। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइज, ठीक है। तो हम लोगों ने जनरल ट्रेंड क्या पढ़ रखा है कि भैया लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के, बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और एटम तुम्हारा श्रिंक हो जाता है, एटम जो सिकुड़ जाता है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे एटम का साइज क्या होता है, छोटा होता है। ये जनरल ट्रेंड हमने पढ़ रखा है। लेकिन जो तुम्हारे डी ब्लॉक एलिमेंट है उनके साइज में कुछ और ही चीज तुम्हें देखने को मिलेगी। क्या कि भैया देखो स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक क्या होगा, साइज आपका डिक्रीज होगा। सुनते रहना, स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक तो क्या होगा, साइज तुम्हारा डिक्रीज होता रहेगा। जैसे ही तुम Fe और CO और Ni को देखोगे तो इनका साइज अप्रोक्सीमेटली आपस में इक्वल हो जाएगा।
और कॉपर और जिंक में अगर देखा जाए तो जिंक का साइज कॉपर से बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे एक इरेगुलरिटी आ गई। हमने तो क्या पढ़ा था कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज जो है कंपैरेटिवली डिक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे साइज जो है वो स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक डिक्रीज हुआ, Fe से लेके Ni तक बराबर है साइज, और कॉपर का और Zn की अगर बात करें तो Zn का इंक्रीज हो गया, मतलब Zn का साइज ज्यादा है। तो यहाँ पे ये बात समझने वाली कि ऐसा क्यों हुआ। तो देखो हमने अभी जो तुम्हें प्रॉपर ट्रेंड बताया वो क्या था, वो ये था कि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइड डिक्रीज होता है, क्योंकि वहां पे जेड इफेक्टिव जो होता है, जेड इफेक्टिव वो बढ़ जाता है। मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होती है बेटा, बढ़ जाती है, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। लेकिन क्या, लेकिन यार ये कि जब बात करेंगे इसमें तो यहाँ पे क्या लिखा है, जेड इफेक्टिव डोमिनेट्स ओवर सिग्मा। इसका मतलब क्या है, तुम लोगों को हमने एक चीज पढ़ाई थी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट में बताया था कि सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग अच्छी किसकी होती है, एस ऑर्बिटल की, फिर पी ऑर्बिटल की, फिर डी ऑर्बिटल की, एफ ऑर्बिटल की। तो हमने तो बताया था कि डी और एफ ऑर्बिटल क्या है, पुअर शील्डिंग प्रोवाइड कराते हैं। तो जैसे जैसे डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, जैसे जैसे डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इसमें शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, और उस शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ऐसा ये तुम्हें जो डिसऑर्डर है वो देखने को मिलता है। तो अगर तुम्हें इसे प्रॉपर समझाना तो नहीं, बट अगर तुमसे कोई पूछ दे कि भैया ऐसा ट्रेंड देखने को क्यों मिला, वैसे तुम्हें याद ही करना है, बट अगर तुमसे कोई पूछ दे तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है, देखो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जेड इफेक्टिव की वैल्यू स्क्रीनिंग इफेक्ट से ज्यादा होती है, तो ऐसा देखने को मिला। इन तीनों में क्या होता है कि जेड इफेक्टिव जो होता है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट से क्या होता है, कम होता है, सॉरी बराबर हो जाता है, जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट बराबर हो जाते हैं, तो इनका साइज भी बराबर हो जाता है। और कॉपर और जिंक में क्या होता है कि जो तुम्हारा सिग्मा है, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट है, वो ज्यादा हो जाता है किससे, जेड इफेक्टिव से। हम यहाँ पे अगर ओवरऑल बात लिखें तो इतने में क्या होता है, इतने में तुम्हारा जेड इफेक्टिव जो है, जेड इफेक्टिव वो ज्यादा होता है किससे, स्क्रीनिंग इफेक्ट से। सिग्मा का मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हारा जेड इफेक्टिव जो है, जेड इफेक्टिव वो इक्वल होता है किसके, स्क्रीनिंग के। और इसमें क्या होता है कि जो तुम्हारा स्क्रीनिंग होता है वो तुम्हारा ज्यादा होता है किससे, जेड इफेक्टिव से। इस वजह से ऐसा ट्रेंड देखने को मिलता है, बस बात खत्म, ठीक है। तो ये हो गई बात किसकी, साइज की, जो कि तुम्हें क्या बताया था, याद ही करना पड़ेगा, ठीक। अच्छा आगे आ जाओ। आगे अगर देखें बेटा, तो अगर तुम ग्रुप में देखोगे, ग्रुप में मतलब एक ही ग्रुप, देखो वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोलते हैं, बताओ, पीरियड बोलते हैं। तो कहने का मतलब ग्रुप की अगर बात करें तो टॉप टू बॉटम जाओगे तो 3D, 3D के नीचे क्या आएगा, 4D, 4D के नीचे क्या आएगा, 5D। मतलब एक न्यूक्लियस है उसमें 3 सेल है, 1 2 3, एक न्यूक्लियस में 4 सेल है, 1 2 3 तो 4, और एक में 5 है, तो 1 2 3 4 5। तो ऑब्वियस सी बात है जिसमें नंबर ऑफ सेल ज्यादा होगा उसका साइज बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यस सर। तो कहने का मतलब 5D का साइज सबसे बड़ा होना चाहिए था, फिर 4D का होना चाहिए था, फिर 3D का होना चाहिए था, रूल तो ये वाला फॉलो होना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी होता नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे यार कुछ अलग ही चीजें देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलता है भैया, यहाँ पे देखने को ये मिलता है कि 3D और 4D में अगर देखा जाए तो 4D का साइज तो जो है वो 3D से बड़ा होता है, लेकिन 4D और 5D का साइज जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। और उसका रीजन क्या है, क्योंकि 4D और 5D के बीच में कौन सा एलिमेंट आ जाते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट। और एफ ब्लॉक एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट दो टाइप के होते हैं, एक लेंथेनॉइड, एक एक्टिनॉइड। तो इनके बीच में लेंथेनॉइड एलिमेंट आ जाने की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। तो ये लिखा हुआ है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, पुअर स्क्रीनिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल, ठीक है। जैसे कि ऊपर ऊपर किसकी स्क्रीनिंग पुअर थी, डी की, वैसे यहाँ पे एफ की स्क्रीनिंग पुअर होती, उस वजह से ऐसा ट्रेंड देखने को मिलता है। और ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखियो, ठीक है। कि अगर हम बात करें 3D 4D 5D में, तो 4D वाले एलिमेंट का साइज तो 3D से बड़ा होगा, लेकिन 4D और 5D का साइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर तुमसे कहे स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनम, इसमें साइज का ऑर्डर बताओ, तो बेटा तुम पहले एक चीज समझ लो, ये तुम्हारे डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक के। आई बात समझ, इनके बीच में एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं आते हैं। तो यानी कि इनका साइज तो वही रहेगा कि 5D का साइज 4D से बड़ा, 4D का 3D से बड़ा। लेकिन जैसे ही तुम स्कैंडियम के आगे जाओगे, इधर टाइटेनियम, इधर जिरकोनियम और इधर हाफनियम, तो ये कहा है इनके बीच में क्या आ जाते हैं, इनके बीच में 14 एफ ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं। इस वजह से बेटा ये होगा कि जब तुम टाइटेनियम से जिरकोनियम जाओगे, जिरकोनियम से हाफनियम जाओगे, तो इनके बीच में तुम्हें जिरकोनियम का साइज तो टाइटेनियम से ज्यादा मिलेगा, लेकिन हाफनियम और जिरकोनियम आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये वाला फॉलो होगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वाला। बात समझ में आ गई, यस सर आ गई। ठीक है। तो बस वही, चलो ऐसे आगे ये वाला देख लो क्वेश्चन, जैसे वेनेडियम हो गया तुम्हारा, नेबोलियम हो गया और टेरेलियम हो गया। इसमें देख लो क्या होता है, इसमें देख लो, इसमें वही है कि वेनेडियम और नेबोलियम में तो नेबोलियम बढ़िया होगा, लेकिन इन दोनों में देखा जाए तो टीए का साइज जो है एनपी से बराबर होगा। समझ गए, चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं बेटा आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है।
तेजल बेटा माइक बंद कर लो अपना। चलो ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की। जब कुछ बोला होगा तो माइक खोलिए करो, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो हमने तुम्हें क्या बताया था, आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। यानी कि अगर तुमसे कहते हैं कि भैया Al3 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव और Na पॉजिटिव, इनमें अगर हम साइज की बात करें, अगर हम इनमें साइज की बात करें, प्रीवियस स्लाइड भैया, नोट थोड़ा करवा रहे हैं अविनाश। सर एक डाउट था भाई, एक मिनट निकाल लो सर। क्या देखना बताओ, देख लिया? यस सर। नोट्स अपने ड्राइव से ले लो अगर तुम्हें चाहिए तो। देखो बेटा, अगर तुमसे क्या एल्युमिनियम में, मैग्नीशियम में, Na पॉजिटिव में आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो बेटा जिस पे ज्यादा चार्ज है, चार्ज, क्योंकि देखो आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, तो चार्ज ज्यादा किस पे, Al3 प्लस पे, फिर Mg फिर Na पे। एल्यूमिनियम पे। Al3 प्लस की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज्यादा होगी, होगी कि नहीं होगी बताओ? यस सर, तो हम यस लोग सर होगी। हमने बेटा पढ़ रखा है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे जनरली क्या होता है कि साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, जनरली साइज डिक्रीज होता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जानी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए, बढ़नी चाहिए कि नहीं, यस सर। जानी चाहिए। ये ऑर्डर जो लिखा है, किसका ऑर्डर लिखा हुआ है, ये ऑर्डर लिखा हुआ है साइज का, किसके साइज का, 3D। तो जब यार साइज में 3D सीरीज के जब साइज में ही इतनी दिक्कत है, तो क्या तुम साइज से बता सकते हो आयनाइजेशन एनर्जी? नो सर। ये बात समझो, हम आयनाइजेशन एनर्जी को या तो चार्ज के बेसिस पे देखेंगे या साइज के बेसिस पे, लेकिन ये जो ऑर्डर लिखा है बेटा, ये साइज का ही तो ऑर्डर लिखा है। तो साइज का ऑर्डर में इतना ज्यादा वेरिएशन है, 3D सीरीज के जो मेटल है उनके जो साइज है उनमें इतना ज्यादा वेरिएशन है कि तुम देख रहे हो वेरिएशन कितना ज्यादा है, तो तुम इस बेसिस तो बता नहीं सकते। तो तुम्हें याद करना है, कैसे याद करोगे, देखो बेटा सीधा सीधा तुम ऐसे याद कर लो कि मतलब लिख ही रखा है कैसे याद करना, इसे मतलब इसकी कोई ट्रिक तो बनाई नहीं थी हमने शायद, है ना? हाँ, इसकी कोई ट्रिक नहीं थी, तुम्हें याद ही करना पड़ेगा यार। तुम ऐसे याद कर सकते हो कि भैया जो टाइटेनियम है उसे यहां से उठा के इसके बीच में ले आओ, और Mn के बीच में, ठीक है? तो टाइटेनियम यहाँ से हट जाएगा, तो वी इसके बाद क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, फिर Cr आ जाएगा, और Cr और Mn के बीच में टाइटेनियम ले आओ, ठीक है? फिर क्या करो तुम, फिर तुम क्या करो, कोबाल्ट को और कॉपर को, इन दोनों को, पहले कॉपर को उठाओ फिर कोबाल्ट को ले आओ, फिर उसके बाद FeOZ। मतलब यार ओवरऑल तुम्हें ये याद ही करना पड़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, ये बहुत पूछा जाता है तो याद भी कर लेना, छोड़ने की जरूरत नहीं, ठीक है? तो ये आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है। और देखो अगर हम बात करें किसकी, ग्रुप की, तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे साइज क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है? तो अगर हम बात करें 3D की, 4D की और 5D की, तो टॉप टू बॉटम साइज किसका ज्यादा होता है, यही तो होना चाहिए था। तो जिसका साइज ज्यादा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी नहीं, बताओ? क्योंकि इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, देखो इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन क्योंकि यहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, उस वजह से क्या हो जाता है कि FD जो होता है, सॉरी 5D जो होता है, 5D की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, देन उसके बाद 3D की, फिर 4D की। ये तुम्हारा करेक्ट ऑर्डर है किसका, ग्रुप का, ठीक? अब आपने सर ऊपर, सर हेलो सर। हाँ बेटा, सर आपने मतलब Ni तो लिखा ही नहीं है सर यहाँ पर, क्या चीज, थर्ड ऑर्डर में सर Ni तो लिखा ही नहीं है आपने, मतलब कहाँ आएगा? अच्छा इसमें Na नहीं लिखा है? यस सर। तो नहीं, हाँ तो यहाँ पे इसके बाद लिखो तुम लोग, CO के बाद लिख लो Na, यहाँ पे सही कह रहा है, ठीक है? ये मिस गलती से लिख दिया, कर लो इसे ठीक। CO और Fe के बीच में कर लो Na को, कर लिया? यस सर। यस। आगे आ जाओ। अब बात करते हैं बेटा डेंसिटी। तो डेंसिटी का पहले तो मतलब समझो, डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। अगर तुम पर यूनिट मास को पर यूनिट वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो वही डेंसिटी निकल के आ जाती है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम तुमसे कह दें कि एक अपने पास ग्लास ये है, एक ग्लास अपने पास ये है, ठीक है? और दोनों में 100 ml वाटर है, दोनों में क्या है, 100 ml वाटर, तो वॉल्यूम तो बेटा दोनों का फिक्स है कि नहीं, बताओ? यस सर। इसमें तुम क्या कर रहे हो, इसमें तुम 20 ग्राम ऑफ शुगर डाल रहे हो, इसमें तुम 50 ग्राम ऑफ शुगर डाल रहे हो, कौन सा ज्यादा मीठा होगा, ए की बी? ए कौन बोला यार, ए में 20 ग्राम शुगर डाल लो, बी में 50 ग्राम शुगर डाल लो, 50 वाला होगा ज्यादा, ठीक है? तो यानी कि जितने तुम शुगर ज्यादा डाल रहे हो उसका अमाउंट क्या हो, ज्यादा मीठा लगेगा। तो अगर हम तुमसे पूछे शुगर की डेंसिटी किस में ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है बी वाले में शुगर की डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि वॉल्यूम तो दोनों का सेम ही है, पर यूनिट वॉल्यूम में मास किसका ज्यादा है, मास जो है वो बी वाले में शुगर का ज्यादा है। तो डेंसिटी तुम्हें समझ में आता है, ये डेंसिटी क्या होता है, ठीक है? मास अपॉन वॉल्यूम,
ठीक है। Yes, तो sir. डेंसिटी का ऑर्डर क्या करना है, देखो डेंसिटी को याद करने का हमने तुम्हें ट्रिक बता रखा है, क्या सीधी सी बात है, पहले तो याद कर लो कैसे याद कर रखा है, सक टी वी कर मन फेको नी की जिंग। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तुम Zn को ऐसे पकड़ो और इन्हें उठा के ले आओ किसके बीच में, वी और सीआर के बीच में, वेनेडियम और क्रोमियम के बीच में Zn को उठा के ले आओ। जब तुम उठा के लाओगे तो स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, टाइटेनियम का वेनेडियम, अब वेनेडियम और क्रोमियम के बीच में क्या आ जाएगा, Zn आ जाएगा। बाकी सबको ऐसे लिख दो और तुम ये वाला साइन लगा दो, कौन सा वाला, इंक्रीजिंग ऑर्डर का साइन लगा दो बस। तो ये तुम्हारी डेंसिटी का ऑर्डर हो जाएगा, सिंपल सा याद करने का बहुत ही बढ़िया तरीका, समझे। चलो अगर बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट का भी हमने तुम्हें एक तरीका बता रखा है, क्या कि तुम क्या करो कि जो तुम्हारा Mn है मैग्नीज, इसे उठाओ और Ni और Cu के बीच में लाके पटक दो। ठीक है, ये Ni हो गया, ये हो गया कॉपर, इनके बीच में क्या करो, Mn को लाके तुम पटक दो। जैसे ही तुम इनके बीच में Mn को लाके पटकोगे, तुम्हारा करेक्ट ऑर्डर आ जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। बल्कि ध्यान रखना तुम्हें, इसमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्रोमियम तक तो तुम्हारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्रोमियम के बाद से क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। ये तुम्हें इतना बेटा याद करना, ठीक। Sir. इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ भी याद करने वाला नहीं है। एक तुम्हें डेंसिटी ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा, एक मेल्टिंग पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा, और एक हमने तुम्हें ऊपर क्या पढ़ा है, आयनाइजेशन एनर्जी, और एक साइज का ऑर्डर। चार चीजें तुम्हें, सिर्फ 4 रूल याद करने, बाकी कुछ भी इसमें याद करने जैसा नहीं, ठीक। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। देखो अगर तुम टाइटेनियम से लेकर Zn तक जाते हो, टाइटेनियम से Zn का मतलब क्या हुआ, एक बार एलिमेंट लिख लेते हैं सारे। देखो हम तुमसे क्या कहना चाह रहे हैं बेटा, हम तुमसे कह रहे हैं कि अगर तुमने क्या करा, लिखा स्कैंडियम सक टी कर मन फेको नी क्यू तो मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि अगर तुम स्कैंडियम से लेके जिंक तक जाते हो, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि टाइटेनियम से लेके जिंक तक, मतलब यहां से लेके यहाँ तक के जितने एलिमेंट हैं, ये तुम्हारे सभी के सभी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आराम से शो करते हैं, ठीक है। और अगर तुमसे पूछे कि +3 कौन शो करता है, तो बेटा स्कैंडियम से लेके Ni तक के जो एलिमेंट है यही सिर्फ क्या करेंगे, +3 शो करेंगे। इसका मतलब +3 कौन नहीं शो करेगा, तो कॉपर नहीं शो करेगा और Zn नहीं शो करेगा। तुमसे बोले +2 कौन नहीं शो करेगा, बताओ +2 कौन सा नहीं शो करता है, सारे कर रहे हैं। स्कैंडियम नहीं करता, +2 कभी नहीं करता, समझे। देखो मेरी बात सुनो, ठीक है। देखो तो सीधी सी बात है, अगर तुमसे यहाँ पे लिख दिया है कि टाइटेनियम से Zn तक जाने पर, टाइटेनियम से Zn जा रहे हो तो सारे के सारे +2 शो कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइटेनियम के बाद क्या कर रहे हैं ना, टाइटेनियम से कर रहे हैं, इसका मतलब स्कैंडियम कभी भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता, ठीक है। ऐसे ही लिखा है कि +3 कौन करेगा, +3 तुम्हारा स्कैंडियम से लेकर निकल तक के सारे करेंगे। तो +3 कौन नहीं करेगा, एक कॉपर नहीं करेगा, एक जिंक नहीं करेगा कभी +3। फिर क्या लिखा हुआ है कि टाइटेनियम से निकल तक के जितने भी हैं, टाइटेनियम से निकल तक के, मतलब यहां से यहां तक क्या है, ये सिर्फ +4 करेंगे। तो +4 कितने नहीं करेंगे, एक स्कैंडियम नहीं करेगा, एक कॉपर नहीं करेगा, एक Zn नहीं करेगा, ये क्या नहीं करेंगे, ये कभी भी +4 शो नहीं करेंगे। समझ में आया। यस फिर क्या लिखा हुआ है कि वेनेडियम से लेके मैग्नीज तक यही सिर्फ +5 करते हैं, मतलब वेनेडियम से लेके मैग्नीज, यानी कि वेनेडियम क्रोमियम और मैग्नीज सिर्फ यही ऐसे एलिमेंट हैं जो +5 शो करेंगे। मतलब इन्हें छोड़ के बचे हुए जितने भी इधर कौन कौन से, स्कैंडियम और टाइटेनियम, और इधर कौन से, आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, ये सारे के सारे क्या करेंगे, +5 शो नहीं करेंगे, +5 सिर्फ यही शो करेंगे। फिर क्या कह रहा है, +6 कौन करेगा, कह रहा है +6 जो है फिर सिर्फ क्रोमियम मैग्नीज और Fe करेंगे, सिर्फ ये तीन जो है, ये वाला और ये वाला +6 शो कर सकते हैं। और अगर पूछे +7 कौन शो करेगा, तो +7 सिर्फ एक ही है जो शो कर सकता है, वो है Mn। आई बात समझ में। Yes, sir. Yes, sir. और Cu वो सिर्फ और सिर्फ +1 शो करेगा। समझ में आ गई बात। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी लिख रखा है, तुम लोग इसे अपना एक बार कॉपी पे नोट कर लेना और देख लेना। खासकर बच्चों के, नए वाले बच्चों के लिए लगाई गई, हमें ऐसा लग रहा है नए वाले बच्चे भगली है। No, sir. Sir, है sir. फिर ठीक है, क्योंकि वही वाली बात है, क्योंकि तुम लोगों के लिए ही तो हमने ये पूरा सेशन 1 घंटा अपना निकाला, नहीं तो सोच के देखो हम नया चैप्टर स्टार्ट करा देते या क्वेश्चन कराते, पर हमने सोचा कि तुम लोगों को एक बार रिवीजन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। Yes, sir. Sir. अब यार ये जो पॉइंट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मैग्नेटिक नेचर। तो मैग्नेटिक नेचर को तुम्हें एक बार अलग से हम तुम्हें समझा देते हैं, ठीक है। फिर जरा रुको एक सेकंड, इसे हम तुम्हें अलग से ही समझा देते हैं पूरे को, हम बता चुके हैं एक बार, बट फिर भी ठीक है, एक बार तुम लोगों को अच्छे समझा देते हैं। देखो बेटा स्क्रीन शेयर हो रही है ना,
यस सर। सीधी सी बात है, हमने क्या बोला, हमें तुम्हें क्या बताना, हमें तुम्हें मैग्नेटिक नेचर समझाना है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट या फिर मैग्नेटिक नेचर को एक्सप्लेन करना। अब मैग्नेटिक नेचर को समझने के लिए जरा आया ऑफिस में ही बेटा अविनाश, देखो इसे जरा एक बार समझ लेते हैं बहुत कायदे से। देखो पहली बात तो मैग्नेटिक नेचर का मतलब क्या है कि कौन सा मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है, कौन सा मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है, और कौन सा मॉलिक्यूल तुम्हारा डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक। तो भैया सीधी सी बात है, पैरामैग्नेटिक आर दो जिसमें तुम्हारा म्यू की वैल्यू 0 नहीं होती है, डायामैग्नेटिक बोलते हैं जहां पे म्यू तुम्हारा 0 होता है, ठीक है। तो भैया देखो पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिनमें म्यू तुम्हारा 0 ना हो, और डायामैग्नेटिक वो होते हैं जहां पे म्यू तुम्हारा 0। अब ये म्यू है क्या, तो म्यू को बेटा मैग्नेटिक मोमेंट के नाम से जाना जाता है। म्यू का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में n और यहाँ पे n+2, ठीक है। और ये म्यू है क्या, म्यू एक्चुअल में मैग्नेटिक मोमेंट बोला जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का। मतलब अगर तुमसे कभी भी पूछ दिया जाए कि बताओ कौन सा मॉलिक्यूल तुम्हारा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायामैग्नेटिक है, तो तुम क्या करो, इस फॉर्मूले से निकाल लोगे। दूसरा, अगर तुमसे क्वेश्चन में मैग्नेटिक मोमेंट ही पूछ दे क्या है, तो तुम इस वाले फॉर्मूले से निकाल लोगे। अच्छा, एक हम पहले निकाल के दिखा लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमसे पूछा जाए, मान लो कि CO3+ जो है उसका बताओ बिहेवियर कैसा है, पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, और बताओ ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। तो पहले तो बेटा CO3+ से पहले तुम्हें कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, जो हमें अभी तुम्हें ऊपर दिखाया। तो हमें ऐसे याद है, देखो सक टीवी कर मन फे को कितना आ रहा 7, यानी कि डी में कितने होंगे 7, तो 3d7 4s2, क्योंकि 3d सीरीज का एलिमेंट है। अब 3+ का मतलब क्या हुआ, 3+ का मतलब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। 3 इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो बेटा कितना बचेगा, तो ये बचेगा तुम्हारे पास 3d6 और 4s0। जरा डी को बना लो, तो डी ऑर्बिटल को अगर हम बनाएंगे, देखो बेटा 1 2 3 4 5, तो जल्दी जल्दी रुको एक सेकंड, अरे हट जा भैया, 4s0 नहीं होगा, आपने तो 2 ही लिख दिया। अच्छा हाँ ठीक है, अभी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 4s0, बिल्कुल सही बात, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 4s0। अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो कैसे भरोगे, हम रूल के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 और एक ये 5, और छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएगा बेटा, यहाँ पे, ठीक है। n है क्या इस वाले फॉर्मूले में बेटा, n क्या है, ये n, तो n है, n इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे n की वैल्यू है 4, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 4। तो हम क्या करेंगे, इस वाले n की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा देखो एक चीज समझो, अगर ये मॉलिक्यूल पैरा है कि डाया है, ये तो हमें n देख के पता चल गया, क्योंकि अगर n की वैल्यू 0 होती, वॉइस कट रही है, कैसी बातें कर रहे हो यार, मेरी बात सुनो फिलहाल तो। अच्छा नेटवर्क तो सही आ रहा है, हो सकता है अभी आ जाएगी, देखो तो बेटा n की वैल्यू अगर 0 होती तो इस वाले फॉर्मूले में म्यू की वैल्यू कितनी आती, 0 आती, और जब म्यू 0 आता तभी तो डायमैग्नेटिक होता। लेकिन n की कुछ ना कुछ वैल्यू है, दैट मीन n तुम्हारा 0 नहीं आ सकता, ठीक है। बताओ क्या n तुम्हारा 0 आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो अगर तुम्हारा n 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो ये तो हम यही से बता सकते हैं ये पैरामैग्नेटिक है। बट अगर तुमसे मैग्नेटिक मोमेंट निकलवा दे कि बताओ भैया निकाल के दिखाओ, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो तो बेटा हम क्या करें, n की वैल्यू में पुट करेंगे, तो म्यू इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट n, n का n की वैल्यू कितनी 4, यहाँ पे क्या 4 प्लस का 2, तो 4 + 2 6, 6 4 जा कितना हो गया बेटा, 6 4 जा 24, तो म्यू हमारा कितना आ गया 24। अब हमने तुम्हें क्या बताया था, क्योंकि म्यू की कुछ ना कुछ वैल्यू आई है, तो ये कैसा हो जाएगा, पहली बात तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, यस सर, यस सर हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि म्यू तुम्हारा 0 नहीं है ना, म्यू जब तुम्हारा 0 होगा तभी तो डायमैग्नेटिक होगा, तो म्यू तुम्हारा कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और दूसरी बात यार ये है कि इसे सॉल्व कैसे करोगे, तो उसके लिए तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, फिर से एक बार बताते हैं, देखो हाँ याद है तुम्हें, देखो कैसे बताएंगे। तो हमने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था कि बेटा देखो, एक अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करने के लिए एक फॉर्मूला बनाना। देखो एक तो तरीका ये है कि तुम लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लो, दूसरा तरीका क्या है, एक फॉर्मूला यूज कर लो। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है अंडर रूट में a और प्लस माइनस b। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है रूट ए प्लस माइनस b अपॉन में 2 रूट a। ये फॉर्मूला तुम्हें याद कर लेना है।
अच्छा, प्लस माइनस का मतलब समझते हो कि अगर आप क्या करोगे, प्लस करोगे तो फॉर्मूला प्लस वाला यूज करोगे, माइनस करोगे तो यहाँ पे माइनस का यूज करेंगे। जैसे अगर हम 24 को बेटा लिखना चाहें तो क्या 24 को हम एक प्रॉपर जो परफेक्ट रूट होता है उसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। हम 24 को 25 माइनस 1 नहीं लिख सकते? क्या बताओ? लिख सकते हैं सर। तो यहाँ पे a की वैल्यू हो गई 25 और b की वैल्यू हो गई 1। तो इस फॉर्मूले को ओपन कर दो तो क्या लिखेंगे? रूट ए का मतलब रूट 25। 25 ठीक है, अब क्योंकि माइनस का तो अभी क्या करेंगे, माइनस का लगाएंगे। b का मतलब कितना होगा? b का मतलब हो गया 1 अपॉन में 2 इंटू में रूट ए का मतलब रूट 25। अच्छा, रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है? 5 होती है। माइनस का 1 अपॉन में 2 इंटू रूट 25 कितना होता है? 5 होता है। क्या लिखेंगे बेटा? हम लिखेंगे 5 माइनस का 10 और 10 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 50 और 50 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 49। तो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं कि 4.9 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज, नहीं सॉरी 49 होगा ना, yes sir 49 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 4.9। तो यहाँ पे म्यू की अगर तुमसे म्यू कैलकुलेट करवा दे तो म्यू की वैल्यू हम लोग निकाल ली कितनी? 4.9। समझे? यस सर। तो अगर तुमसे म्यू कैलकुलेट कराएगा तो तुम ये वाला फॉर्मूला नोट कर लो, इस वाले फॉर्मूले से तुम क्या करना, म्यू निकाल लेना। माइक बंद कर लो बेटा। देखो, अगर आपसे म्यू निकलवाएगा तो आप क्या करोगे, इस वाले फॉर्मूले का यूज करके म्यू कैलकुलेट कर लोगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम सिर्फ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख के बता देंगे। अगर हमारी एन की वैल्यू 0 हुई, सिर्फ उसी केस में क्या होगा, तुम्हारा जो मॉलिक्यूल है वो डायमैग्नेटिक होगा। फॉर एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि बताओ भैया जो KMnO4 मॉलिक्यूल है, KMnO4 मॉलिक्यूल है, बताओ ये कैसा है, मतलब कैसा का मतलब ये डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो बेटा देखो कैसे निकालते हैं। देखो पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है? +1 x। अब देखो जिसकी तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसे तुम x मान लो, तो Mn की निकालनी है तो Mn क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। प्लस ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है बेटा? -2। कितने ऑक्सीजन है? 4 है। और क्या टोटल मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज है? नहीं है। टोटल मॉलिक्यूल पे जितना चार्ज होता है इक्वल में उसी को लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या बचा अपने पास? ये 1 प्लस का x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। तो बेटा कितना हो जाएगा? 1 प्लस का x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 8 माइनस का दैट +7 आएगा इतना। यस सर। कहने का मतलब ये हुआ कि Mn आपका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो पहले तो तुम क्या करो, Mn का बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर निकालो, मतलब Mn का वो निकालो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। कैसे याद करेंगे? देखो इधर मेरी तरफ देखो, मेरे इधर देखो, 3d54s2 बिल्कुल सही, शक्ति कर्मन, यानी कि 5 आ रहा है ना, क्या लिखेंगे इसे? हम लिखेंगे 3d5 एंड 4s2। ये Mn का है। बट हमसे क्या पूछ रहा है? Mn किस फॉर्म में आया अपना? Mn तो +7 की फॉर्म में आया ना यहाँ पे, तो Mn +7 का, तो +7 का मतलब बेटा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो। तो D में कितने हो गए? 0, S में कितने हो गए? 0। तो बेटा बताओ N की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से? 0। N की वैल्यू 0 डायमेक्सिक हाँ, तो हम सीधे सीधे N की वैल्यू देख के बता सकते हैं कैसा मॉलिक्यूल है ये, क्योंकि यहाँ पे n ही 0 आ गया। कैसे? देखो अब जब तुम फॉर्मूला लगाओगे म्यू इक्वल टू अंडर रूट में n और यहाँ पे n+2। ठीक है, ठीक है। तो देखो n तुम्हारा कितना हो गया? n ही तुम्हारा 0 है, तो 0+2 तो क्या आ जाएगा? ये 0। और म्यू तुम्हारा 0 आ जाएगा, दैट मीन क्या हो जाएगा? पैरा डायमैग्नेटिक। ये देखो लिखा हुआ है। ठीक है, कि अगर तुम्हारा म्यू 0 होगा तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? डायमैग्नेटिक हो जाएगा। बताओ इतना समझ में आया बेटा? यस Yes, sir. तो यही तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट था। ठीक है, वापस से आ जाते हैं नोट्स पे। ठीक है, चलो ये पहला एक लेक्चर हो गया। ठीक है, दूसरे लेक्चर पे आते हैं, दूसरे लेक्चर की नोट्स पे। बस एक सेकंड दो। बट एक सेकंड रुकना, ठीक है। बारिश हो रही तुम लोग या नहीं हो रही है? No, sir. हुई थी ऐसा कहीं कहीं पे हो रही, कहीं कहीं पे नहीं हो रही ना। यहाँ तो हो ही नहीं रही यार, एक दिन हुई बस, उतने में लोग खुश हो गए थे ना। चलो भैया, अब आते हैं लेक्चर नंबर 2 पे। ठीक है, शर्मा जी, अच्छा थैंक यू भाई शर्मा जी। अच्छा देखो, अच्छा बिजली कड़क रही इसलिए मानी बेटा, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? Yes, sir. यस सर अब आ जाओ इसका दूसरा वाला। देखो वही वाला मैग्नेटिक मोमेंट है, हमने कराई दिया तुम्हें। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट के क्वेश्चन से हम करा चुके हैं। यहाँ पे दैट मीन हम लोग क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी को देखेंगे।
कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। पहले तो एक चीज समझा देते हैं, वैसे बता चुके, फिर से एक बार देख लो बेटा, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। देखो मेरी बात सुनो, अगर हम तुम्हें लोकल लैंग्वेज में बेटा समझाएं तो कहते नहीं जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, तो जितनी औकात है, अगर कोई भी एलिमेंट उतने बॉन्ड बना रहा है तो वो कंपाउंड, उससे ज्यादा बना रहा है तो कॉम्प्लेक्स। जैसे नाइट्रोजन की वैलेंसी बेटा कितनी होती है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कितना होता है 7, क्या लिखोगे आप 7 2,5 लिखोगे, मतलब sir. अब वैलेंसी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे 8 - 5 दैट इज 3, 3 तो यानी कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है 3 है, तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा 3 ही बॉन्ड तो बना सकता है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे अमोनिया के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है 3 बॉन्ड बना रहा है, तो ये क्या हो गया कंपाउंड हो गया, यानी कि NH3 क्या है एक कंपाउंड है। हम ऐसे लिख सकते हैं कि NH3 क्या है एक हमारे पास कंपाउंड है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम्हें पता होगा बेटा कि NH3 जो होता है उसके पास एक लोन पेयर होता है, कैसे लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन का नंबर होता है 7, क्या लिखेंगे 2,5, आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्डिंग में यूज कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए कि नहीं बच गए बताओ। यस सर। Yes, sir. तो अगर तुमने इसे, ये क्या है बेस है, ये बेस है कि नहीं, NH3 क्या होता है बेस है, और बेस को क्या पसंद है बेबी, तो बेबी को बेस पसंद है, बेस को बेबी, तो अगर इसे तुमने बेबी दिखाई तो क्या करेगा, इस पर अटैक कर देगा। मतलब अगर तुमने लोन पेयर को पॉजिटिव चार्ज दिखाया, प्रोटॉन दिखाया, तो उस पर अटैक करेगा, और जैसे अटैक करेगा तो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा NH4 पॉजिटिव का। तो नाइट्रोजन अपनी वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा, बताओ नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, बनाने कितने चाहिए 3, क्योंकि नाइट्रोजन वैलेंसी, तो नाइट्रोजन अपनी वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है, बिकॉज यहाँ पे इसके पास Complex. लोन पेयर से अटैक कर दिया प्रोटॉन के ऊपर, और अब ये जो बना इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। Complex. समझ गए, तो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, क्लियर है ना इतना, Yes, sir. ध्यान रखना एक ही चीज नहीं होती कि कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड एक ही चीज है, अलग अलग है दोनों बात, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी में लिखा है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द स्मॉल साइज हाई आयनिक चार्ज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है, और इनके पास इनका साइज क्या होता है छोटा होता है, और हाई आयनिक चार्ज होता है, इस वजह से क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब जनरली तुम जो कॉम्प्लेक्स पढ़ोगे वो पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जो कि शायद मैम ने तुम्हें स्टार्ट भी करा दिया ना, यस सर। यस सर। ये क्या पढ़ लिया, वर्नर थ्योरी वगैरह पढ़ लिया, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी, यस सर। Yes, sir. और ये यहाँ लिखी हुई है, हम तुम्हें पहले ही पढ़ा चुके थे मैम के स्टार्ट करने से पहले, यस सर। देखो लिखवाया था नहीं, देखो ये क्या लिखा हुआ प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी, हम तुम्हें पढ़ा चुके थे नहीं पढ़ा चुके थे, यस सर पढ़ा Yes, sir. हाँ। तो कहने का मतलब है कि बेटा देखो कोई भी कंपाउंड अगर लिगेंड से जुड़ा है, लिगेंड वो होता है जो क्या करे मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन को दे दे। अब लिगेंड कई टाइप के होते हैं, यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, पॉलीडेंटेड, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पॉलीडेंटेड लिगेंड का नाम बताओ, मैम तो पढ़ा रही है कोऑर्डिनेशन, बताओ पॉलीडेंटेड लिगेंड कौन सा है, पॉलीडेंटेड लिगेंड है बेटा EDTA, एथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटेट आयन, समझे, एथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटेट आयन, इसे बोलते हैं EDTA। ये हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, हेक्साडेंटेट का मतलब इसका 6 डोनर एटम होते हैं, बाइडेंटेट का मतलब जिसका 2 डोनर एटम हो, जैसे क्या एथिलीन डायमाइन, जैसे CH2 और NH2, ठीक है। तो देखो इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, तो भैया ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, तो ऐसे लिगेंड जिनके पास 2 डोनर एटम होते हैं उन्हें बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है, समझ गए। यस सर। यस ऐसे ही सर। तुम्हारे लिगेंड जो क्या करें 6 डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड होते हैं, जैसे EDTA, एथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटेट, बना दें, देखो ऐसे बनता है, ठीक, और यहाँ पे भी लिख दो, इधर भी एक पहले तो नाइट्रोजन लगा दो, ठीक है, एक नाइट्रोजन, और फिर इससे क्या जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा है CH3 COO नेगेटिव, और इससे भी क्या जुड़ा हुआ है CH3 COO नेगेटिव। अब जरा देखो जो नेगेटिव है, एक डोनर ये, दूसरा डोनर ये, तीसरा डोनर ये, चौथा डोनर ये, और नाइट्रोजन पे भी तो लोन पेयर होता है, तो 5वां डोनर ये वाला नाइट्रोजन और 6ठा डोनर ये वाला नाइट्रोजन, इसीलिए तुम्हारा जो EDTA का मॉलिक्यूल इसी का नाम होता है ETDA, मतलब एथाइलिन, ये हो गया, डायमाइन मतलब 2 N लगे हुए हैं, तो एथाइलिन डायमाइन और टेट्रा एसीटेटो, इस वाले मॉलिक्यूल को एसीटेट आयन बोलते हैं, CH3 COO नेगेटिव, इसे OAC भी लिखते हैं, OAC को शॉर्ट फॉर्म में एसीटेट आयन बोलते हैं, समझ गए। यस सर। क्योंकि इसके पास 6 डोनर एटम, इसे क्या बोलते हैं हम लोग हेक्साडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। तो हमने तुम्हें क्या बताया, लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन की जिनके पास भरमार होती है, जिनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और लिगेंड क्या करते हैं वैकेंट मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में क्या करते हैं अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं डोनेट करते हैं, बात समझ आ गई। और मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, जैसे NH3 था
तो NH3 के पास लोन पेयर था। अब ये मान लो किसी मेटल को अपने दोनों लोन पेयर दे दे, तो ये अगर पूरे लोन पेयर डोनेट कर देगा तो ये जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप ऐसे सिंगल हेडेड एरो से दिखाओगे। बात समझ में आ गई? Yes, sir. और जब लिगेंड मेटल के साथ वैकेंट डी ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बॉन्ड बनाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स में दो चीजें आ जाएंगी, एक आयनिक स्फीयर, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज होती है उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और इसके बाहर जितना होता है उसे बोलते हैं आयनिक स्फीयर। जब तुम तोड़ोगे तो कभी भी तुम्हारा आयनिक स्फीयर ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। फिर हमने तुम्हें बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। हमने तुम्हें बताया था कि कोई भी जैसे एक एटम है, इसे कितने एटम ने घेर रखा है। हमने कहा था रजिया गुंडम फंस गई, याद है? Yes, sir. जैसे मान लो ये लड़की नाम है, इसका नाम है रजिया। अब इसे 6 गुंडम घेर रखा, 1 2 3 4 5 6, तो रजिया कितने गुंडम फंस गए? 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर रजिया कितना हो गया? 6 हो गया। लेकिन एक चीज सुनो, अगर मान लो 2 गुंडे बेटा इधर भी खड़े हुए हैं, अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 ही रहेगा। अभी भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रहेगा, क्योंकि जो नियरेस्ट नेबर होते हैं, जो नियरेस्ट नेबर, उन्हें हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट किया जाता है। इनसे हमें कोई लेना देना नहीं। भले ही 8 गुंडे खड़े, लेकिन नियरेस्ट नेबर कितने हैं? 6। तो बेटा रजिया कितने गुंडों में फंसी है? 6 में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6 ही रहेगा। बोलो, बात समझ आई? Yes, sir. बस ये, ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हो? कुछ कहना चाह रहे हो? चलो देखो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर में तो बता दिया था। तो एक साइंटिस्ट थे वर्नर्स, जो तुमने कोऑर्डिनेशन नंबर में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्टार्टिंग ही करी होगी, वर्नर्स थ्योरी। तो वर्नर्स ने एक थ्योरी दी कि भैया किसी भी कॉम्प्लेक्स की 2 टाइप की वैलेंसी होती है। एक क्या होती है? प्राइमरी वैलेंसी। एक क्या होती है? सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हें निकालना आता ही है, और कोऑर्डिनेशन नंबर हमने बता दिया। तो जो तुम ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे उसे क्या बोल, जैसे इस वाले कंपाउंड में देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4, क्योंकि बाहर वाले मॉलिक्यूल से तो मतलब ही नहीं होता। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब नियरेस्ट नेबर जो होता है, तो नियरेस्ट नेबर तो सिर्फ NH3 है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? 2, क्योंकि NH3 पे चार्ज तो नहीं, तो न्यूट्रल लिगेंड होता है तो 0, और SO4 पे चार्ज कितना होता है? SO4 पे चार्ज होता है -2, है ना। माइनस का 2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का 2। तो कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इसकी क्या हो गई? वो इसकी प्राइमरी वैलेंसी हो गई, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी हो गई। बोलो, बात समझ आ गई कि नहीं? Yes, sir. ना, बाकी तुम कोऑर्डिनेशन पढ़ ही रहे हो। चलो अब आगे देख लेते हैं। अब हेडिंग बेटा क्या पढ़ी, हेडिंग लिखी हुई है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। मतलब कलर्ड आयन का फॉर्मेशन क्या होगा? पहली बात तो बात यह है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कब कलर का फॉर्मेशन करता है, तो ध्यान रखना, कभी भी अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन बेटा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाए, और एक्साइटेड स्टेट से वापस से ग्राउंड स्टेट में आए, तब वो एनर्जी की फॉर्म में कलर को एमिट करता है। मेरी बात समझना, समझ में आया? Yes, sir. जैसे ये एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट होता क्या, पहले तो ये समझ लो। जैसे अगर तुमसे कहें कि बेटा BH3 मॉलिक्यूल सुनो जिंदगी में कभी, तुमको हाँ सर सुना तो, ठीक है। तो हम तुमसे पूछें कि बताओ बेटा BH3 मॉलिक्यूल कौन से स्टेट में फॉर्म होता है? BH3 तुम्हारा ग्राउंड स्टेट में बनता है कि BH3 तुम्हारा एक्साइटेड स्टेट में बनता है? तो बताओ बेटा। तो देखो बोरॉन का एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है? 5। आप इसे क्या लिखोगे? आप लिखोगे 1s 2s 2p। आप इसे लिखोगे 1s2 2s2 2p1, है ना। तो अगर तुम इसे ड्रॉ करोगे तो 2s में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, सॉरी 1। मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट के पास जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेरी बात सुनो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, किसी भी एलिमेंट के पास जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतने ही बॉन्ड बनाता है। तो बोरॉन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 1। तो इसे एक ही बनाना चाहिए ना, लेकिन ये BH3 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है? 3. तो ये 3 कैसे बना रहा होगा? सोच के देखो। क्योंकि भैया इसके पास तो इसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, इसके पास ग्राउंड स्टेट में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हमने भी क्या बताया? हमने बोला किसी भी एलिमेंट के पास जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही बॉन्ड बनाएगा। तो क्योंकि बोरॉन के पास ग्राउंड स्टेट में एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसे एक बॉन्ड बनाना चाहिए था, लेकिन हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड बना रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ होगा? यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन बेटा जंप करके यहाँ पे गया होगा। एग्जैक्ट, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी गई होगी और ये एक्साइट हुआ होगा। और जब ये एक्साइट होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑलरेडी था, एक इलेक्ट्रॉन कूद के कहां पहुंच जाएगा? यहाँ पे। अब बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 3. अनपेयर्ड का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने? तुम लोग जैसे क्या हो, तुम लोग सिंगल ही तो हो, समझ गए? या डबल हो, है ना। तो सिंगल हो ना, तो कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन है? 3। तो इसे बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो कहने का मतलब इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जंप कराने के लिए तुमने एनर्जी दी होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. तो वो जब तुमने एनर्जी दी तो वो एनर्जी लेके क्या हुआ? यहाँ पे कूदा, तो ग्राउंड स्टेट से किस में आ गया? ग्राउंड स्टेट से ये एक्साइटेड स्टेट में आया। अब जब ये वापस से एक्साइटेड से ग्राउंड में जाएगा तब ये क्या करेगा? कलर की फॉर्म, एनर्जी की फॉर्म में कलर को एमिट करेगा। इस तरीके से कोई भी मॉलिक्यूल कलर का एमिशन करता है। अगर तुमसे कोई पूछे कि कब कलर, कोई भी मॉलिक्यूल कब कलर देगा,
तो जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहां जाए, एक्साइटेड में, और एक्साइटेड से वापस से कहां पे आ जाए, ग्राउंड में, तब वो कलर का फॉर्मेशन करता है। अच्छा दूसरी बात भैया, बात ऐसी है कि अगर तुम इसे कलर दोगे तो बेटा किसी ना किसी एनर्जी की वेवलेंथ दोगे, दोगे कि नहीं दोगे? Yes, sir. तो तुम इसे जिस एनर्जी की वेवलेंथ दोगे उसके अपोजिट वाले की ये क्या करेगा, कलर को शो करेगा, उसके अपोजिट वाला ये कलर शो करेगा। ऐसा किसने बताया? इसका एक साइंटिस्ट थे, आर्किटेक्ट कलर व्हील, मतलब उनका पूरा नाम नहीं पता मुझे। उन्होंने एक पहिया बनाया, इस पहिया उन्होंने क्या करा, विबग्योर रखा, बस में आई नहीं रखा। देखो VBGYOR इन्होंने इसमें रखा। इन्होंने क्या बताया कि अगर इस वाले इलेक्ट्रॉन को अगर तुमने वॉयलेट कलर दिया, अगर तुमने वॉयलेट कलर की एनर्जी से दी, तो ये लेके कौन सी एनर्जी गया, वॉयलेट कलर की, तो तुम्हें दिखेगा कैसा बेटा? Yellow color. तो ये इसके अपोजिट, इस कलर इन्होंने जो आर्किटेक्ट कलर व्हील बनाया, इसके अपोजिट में क्या था, वाई था। तो अगर तुमने वॉयलेट कलर की एनर्जी दी तो तुम्हें कैसा दिखेगा, ये येलो कलर का दिखेगा। अगर तुमने इसे ब्लू कलर की एनर्जी दी तो कैसा दिखेगा, ये ऑरेंज दिखेगा। अगर तुमने इसे रेड कलर की वेवलेंथ दे दी तो ये कैसा दिखेगा तुम्हें, ग्रीन। तो तुम बताओ, तुम्हें कोई भी कलर अगर दिखता है उसका मतलब क्या है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके अपोजिट कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, तभी उसका अपोजिट कलर वो एमिट कर रहा है। बोलो बात समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. इतना तो क्लियर है ना? Yes, Yes. sir. Yes, तो sir. यहाँ पे वही बातें लिखी हुई हैं कि अगर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा वॉयलेट, तो वॉयलेट के सामने क्या है, येलो, तो दिखेगा कैसा, येलो दिखेगा। अगर रेड को ऑब्जॉर्व करेगा तो ग्रीन दिखेगा, ठीक है। अगर ब्लू को ऑब्जॉर्व करेगा, ब्लू का ये, तो इसके अपोजिट क्या है, ऑरेंज। ब्लू को ऑब्जॉर्व करेगा तो ऑरेंज दिखेगा। अगर रेड वॉयलेट कर ले, अगर रेड और वॉयलेट कर ले तो कैसा दिखेगा तुम्हें, येलो ग्रीन दिखेगा। अगर रेड और वॉयलेट करेगा, समझ गए? अगर Yes. ब्लू ग्रीन को एब्जॉर्व कराओगे कैसा दिखेगा, Red orange. रेड ऑरेंज दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या बताते हैं कि भैया हाँ ये सब हमारे कलर्स होते हैं। समझ गए? बोलो इतना क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. तो ये Yes, तुम्हारा sir. ये तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन, या फिर ये हम लोग बोल सकते हैं कि भैया बात कुछ ऐसी है कि हम लोगों को जो कभी भी कोई भी कंपाउंड कलरफुल दिखता है तो वो कलरफुल इसी वजह से दिखता है। बोलो इतनी बात सही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसी के साथ दूसरा लेक्चर भी समाप्त, स्वाहा। तीसरे पे चलते हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 3। और तुम लोग बेटा ये पढ़ के आना, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमने इतनी मेहनत की है, ठीक है। अगर तुम पढ़ के नहीं आओगे तो फिर मजा नहीं आएगा। नए वाले जितने बच्चे हैं, पुराने वाले भी पढ़ के आएंगे, अवश्य बात है, ऐसा नहीं उनसे कह रहे हैं तो वही पढ़ के आएंगे। बट मेरा कहने का मतलब ये था क्योंकि उनकी वजह से ही हम ये पढ़ा रहे हैं, तो उनसे मेरी उम्मीद ज्यादा रहेगी कि वो पढ़ के आए, ताकि उन्हें कोऑर्डिनेशन अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि तुम लोगों ने देखो डी ब्लॉक छोड़ दिया, और डी ब्लॉक छोड़ा, कोऑर्डिनेशन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन को समझने के लिए ये वाला चैप्टर तुम्हारा रिवाइज होना बहुत ही जरूरी था, ठीक है। तो इसीलिए हमने तुम्हें क्या करा, इसे रिवाइज करा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अविनाश, गर्लफ्रेंड कैसी किसकी, तुम्हारी? तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमें कैसे पता होगा यार? तुम पूछो यार, हम पूछेंगे अच्छा लगेगा? ऐसे थोड़ा ना होता है यार, ठीक है। चलो देखो बेटा, अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। तो एक सेकंड रुको यार, ये एक सेकंड, Sir, interstitial compound formation. वही हम भी देख रहे हैं। एक सेकंड रुक जाना, ये एक लेक्चर बीच में कहीं गुम हो गया ना। डी ब्लॉक का एक लेक्चर कहीं पे, बस एक सेकंड दो, भी देखते हैं, ठीक है। कहाँ चला गया भाई? कौन सा ये लेक्चर था? दूसरा था ना ये बेटा? Yes, Yes, sir. Yes, sir. शायद अपलोड नहीं हुआ होना। यस सर। नहीं, अपलोड तो हुआ था। बात पता क्या है, बात जो है हम तुम्हें बताएंगे। फिर मेरे को वीडियो भी नहीं मिली सर, मैं उसकी देख रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक की। बहुत पीटेंगे बहुत। अच्छा उसका बेटा हमें नहीं पता। देखो अब शेयर हुई, अब शेयर हुआ। यस सर, हो गया Yes, सर। Yes, sir. sir. शर्मा जी यार अभी नहीं देखी, हमें टाइम ही नहीं मिल रहा। मेरा बड़ा मन है देखने का मूवी, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं और वाली। देखो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी की बात करें तो भैया हमने तो बता दिया कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन क्यों करते हैं, तो रीजन लिख ही दिया। एक सेकंड रुको,
अच्छा फॉर्मेशन, अच्छा ये दो नोट्स हैं अलग अलग, अच्छा आप समझ में आया, ओके 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 कैटालिटिक, हाँ ये वाला यहाँ से देखना है तुम्हें, इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होता क्या, पहले तो उसे समझ लेते हैं एक बार बहुत तेजी में, ठीक है, बहुत तेजी में मतलब तेजी में। सर वो कट रही है बीच में, कौन कट रही है? वॉइस कट रही है आपकी बीच में। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, देखो सॉलिड स्टेट में हमने तुम्हें बताया था कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल होते हैं तो बेटा उनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, उसी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड, या फिर इसी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस कितना तुम लोगों को याद है कि नहीं याद है? Yes, sir. तो Yes, अगर कभी भी डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है, ठीक है, उनके क्रिस्टल के बीच में कोई छोटा एटम लाइक हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन, ये जाके अगर बैठ जाता है तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। फिर से सुनो, हमने क्या बोला, जो तुम्हारे पास डी ब्लॉक के मेटल कॉम्प्लेक्स है, तो वो मेटल के बीच में जो स्पेस है, उन स्पेस में अगर इनमें से कोई भी मेटल जाके बैठ जाए, हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन, तो वो जो कंपाउंड बनेगा उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। बोलो बात समझ गई? Yes, sir. yes, वो ये कुछ एग्जांपल लिखे हुए पढ़ लेना बेटा कौन कौन सा, ठीक है। तो ये तो थ्योरी वाली बात थी, पढ़ लेना, ठीक है। और इसके बाद क्या है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी बेटा वही चीज है। कैटालिटिक मतलब क्यों कैटालिस्ट का यूज करते हैं, देखो सीधी सी बात है, क्योंकि जो तुम्हारे डी ब्लॉक एलिमेंट है उनमें सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करने की, अभी हम लोग देख भी चुके हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कोई भी एलिमेंट करते हैं तो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को करते हैं। तो वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की एबिलिटी की वजह से क्या करते हैं, बहुत सारे कैटालिस्ट की तरह भी यूज होते हैं। जैसे Fe को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, हैबर्स प्रोसेस में NH3 बनाने के लिए। कौन सी रिएक्शन है, N2 प्लस का 3H2 गिव्स 2NH3, याद आया? ये कौन सी रिएक्शन है, हैबर्स प्रोसेस। तो हैबर्स प्रोसेस में अमोनिया को बनाने के लिए हम लोग कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं, हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं Fe। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देना। ऐसे V2O5 को यूज करते हैं कहां पे, कांटेक्ट प्रोसेस में H2SO4 बनाने के लिए, ठीक है। तो ये थ्योरी वाली बातें हैं, जो समझाने वाली वो समझा देते हैं। अब आता है तुम्हारे पास ये वाला पॉइंट, कौन सा, KMnO4 वाला। तो मेरी बात सुनो, आज थोड़ा सा यार हम जल्दी छोड़ेंगे, जस्ट बिकॉज थोड़ा सेंटर पे आज कोई है नहीं, तो मुझे थोड़ा सा जल्दी ये बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम लोगों को इसके आगे का हम अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में जल्दी से 10 मिनट में रिवाइज करा के और इसके कल क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है, क्योंकि कल ही हमारी क्लास है। तो हमें Yes, सर sir. तो हम K4 और K2Cr2O7 इन्हें जल्दी से पढ़ेंगे, इनके क्वेश्चन कल लगा लेंगे और बस फिर नेक्स्ट लेक्चर से अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है बेटा। Yes, yes, sir. तो Yes, नए वाले sir. बच्चों पहले इतना समझ लो बेटा, यहाँ तक आपको पढ़ के लाना एट एनी हाउ, ठीक है। Okay, sir. नोट्स Yes, अपने सर आपने लोग इन डाला सर, डालेंगे यार, पक्का आज डाल देंगे, कल डाल देंगे, सर आपने उस दिन ऐसा बोला मंडे को, आज डन सर है। कल डन, पक्का एकदम कल डन, आप कभी बोलते रहते हो। ओके सर, टाइम नहीं सर मिलता है, कल डाल देंगे पक्की बात। डन सर, चलो ठीक, बाय 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 सर, Bye, sir. गुड नाइट सर। बाय बेटा, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।